सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि अभी हाल ही में कृषि सखी पहल को किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। तो इसके बारे में जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। तो अभी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ये कृषि सखी नाम से एक इनिशिएटिव, एक पहल को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है, महिला किसानों को सशक्त बनाना और कृषि में उनकी भागीदारी बढ़ाना। आपको याद होगा तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में मान्यता दी थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अभी ये पहल इन्होंने शुरू की है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है इस पहल का, कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, फसल बीमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना, समावेश यानी कि इंक्लूसिव विकास को बढ़ावा देना और महिला किसानों के योगदान को पहचान और सम्मान देना। तो इसको शुरू किया है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, यानी कि भारतीय कृषि बीमा कंपनी ने। तो उसके बारे में दो बातें बता दूं कि इसकी स्थापना होती है 2002 में और इसके सीएमडी हैं गिरिजा सुब्रमण्यम। अब देखो, लग छोटा सा प्रश्न रहा होगा आपको ये। अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जामिनर यहां पे किस किस तरह से प्रश्न निकालता है। देखो, एक प्रश्न वो पूछ सकता है कि कृषि सखी पहल अभी हाल ही में लॉन्च की गई, तो इसमें निम्न में से किन गतिविधियों पर मुख्य फोकस किया गया है। तो अगर आपको ये अच्छे से याद होगा तो ही आप कर पाओगे, वरना वन लाइनर याद कर जाओगे कि इस पहल को किसने शुरू किया, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो क्या देता है वो, निर्यात को बढ़ाना, तो आंसर होगा नहीं। महिला किसानों के लिए फसल बीमा जागरूकता, तो यही इसका उत्तर होगा। अगला क्या है, अगला तो देखो सिंपल सा है, 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष किस संगठन ने घोषित किया है। वैसे ये भी देखा जाए तो सिंपल नहीं है, हर कोई ये याद करके बैठा रहता है कि किस वर्ष को हम किस रूप में मना रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा उल्टा करके पूछ लिया कि कौन कौन ने घोषित किया है। तो आंसर हो जाएगा फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और एक प्रश्न ये भी बन सकता है, कृषि सखी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो किसानों को ऋण देना है क्या, नहीं। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है क्या, ये ठीक नहीं बैठ रहा। एक ऑप्शन ये पढ़ो, महिला किसानों को सशक्त बनाना, ये सबसे सटीक उत्तर बैठ रहा है इसका। चारों ऑप्शन वैसे कृषि से ही संबंधित रखे हैं, या कम से कम ये तीन तो, लेकिन उसमें बेस्ट कौन सा बैठ रहा है, तो महिला किसानों को सशक्त बनाना। अगला क्या है, ये जो कृषि सखी पहल है मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है। तो उद्योग के विकास पर है क्या, नहीं। महिला की शिक्षा पर है क्या, तो महिला तो है, अब आपने माइंड में बिठा लिया महिलाओं से संबंधित है, महिला तो है, लेकिन महिलाओं की शिक्षा से संबंधित नहीं है। अगला देखो फसल बीमा जागरूकता, देखो मैं आपको पीछे ले चलता हूं वापस से, वहां पे आप देखोगे इसके मुख्य उद्देश्यों में कृषि में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है, फसल बीमा के प्रति जागरूकता फैलाना है। तो फसल बीमा से संबंधित है, तो यही इसका उत्तर होगा। अगला देखो एक और है ये कि कृषि सखी पहल किस प्रकार के विकास को बढ़ावा देती है। औद्योगिक विकास नहीं, डिजिटल विकास नहीं, समावेशी कृषि विकास और शहरी विकास। तो आंसर होगा सी, समावेशी कृषि विकास। ठीक है, देखा। अब वैसे छोटा सा ये आज का, मैं आपको 2-3 दिन से इस तरह का पैटर्न करवा रहा हूं, लेकिन उसमें प्रश्न थोड़े से लेंदी होते थे, लेकिन आज वाला प्रश्न देखो मैंने छोटा सा ही लिया है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें ध्यान रखने को, लेकिन प्रश्न तो एग्जामिनर कैसे भी बना सकता है। और इसी तरह के प्रश्न होते हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट छोड़ के आते हैं या गलत करके आते हैं, बाकी तो हर कोई कर ही लेता है। तो आप देख सकते हो अब आपसे बन गए होंगे, चीजें बनने लगी होंगी। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में गो टेक 2026 का आयोजन कहां पर किया गया। तो आंसर होगा पुणे में। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे गो टेक 2026 की, क्या है ये, एक प्रमुख गो आधारित वैश्विक शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। अभी 20 से लेकर 23 मार्च तक इसका आयोजन किया गया, कहां पर, पुणे में, पुणे के कृषि महाविद्यालय में। और आयोजन किया है महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग और ग्लोबल कॉन्फेडरेशन ऑफ काउ बेस्ड इंडस्ट्रीज ने मिलकर के। आयोजन करने का उद्देश्य क्या है, तो गो आधारित कृषि को बढ़ावा देना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, ग्राम उद्योगों को प्रोत्साहित करना, किसानों को नए बिजनेस आइडियाज देना और पारंपरिक तरीके को नई तकनीक से जोड़ना, और पारंपरिक तरीकों को नई तकनीक से जोड़ना। कुल मिलाकर बात करें तो ये प्रदर्शनी गाय आधारित खेती और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई। क्या है नाम इसका, गो टेक 2026, जो आयोजन किया गया कहां पर, पुणे में। अब एक तरह से ये सम्मेलन वाला ही प्रश्न है, तो यहां पे चलो जो अभी तक की इंपॉर्टेंट समिट्स बनती है वो मैं आपको रिवाइज कराता हूं। आपको याद होगा हमने पढ़ा था जैव विविधता से संबंधित जो कोप 17 है, अभी 2026 में इसका आयोजन हो गया, कहां पर होगा, आर्मेनिया के येरेवन में।
क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो COP31 है वो होगा तुर्की के अंटालिया में। दूसरा इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 ये हुआ गांधीनगर गुजरात में। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट होगा नई दिल्ली में। और भारतीय नियामक बोर्ड पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक अभी मुंबई में हुई। भारत में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये हुआ भारत मंडपम नई दिल्ली में। दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। और एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का जो 7वां संस्करण है वो हुआ पुणे महाराष्ट्र में। चौथा विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन हुआ गोवा में। और वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ नई दिल्ली में। 2027 में जो AI समिट होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 2028 वाला AI समिट होगा UAE में। भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता ये हुआ बंगलुरु में। 23वां बायो एशिया सम्मेलन अभी हैदराबाद में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन IIC बंगलुरु में हुआ। भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में, मतलब होगा अभी अप्रैल में होगा। कुछ और देखो, अभी 11वां रायसीना संवाद डायलॉग का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, जिसमें चीफ गेस्ट थे फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्तब। और मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन अभी नई दिल्ली में हुआ। शीत जल मत्स्य पालन कोल्ड वाटर फिशरीज पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन श्रीनगर में हुआ। 12वां एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ भारत मंडपम नई दिल्ली में। ब्लैक स्वान समिट अभी उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ, पहली बार भारत में हुआ। पहला बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम हुआ भारत में भी कहा, महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट अभी हुआ दुबई UAE में। भारत 2026 में होने वाले ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी किस शहर में करेगा? नई दिल्ली। विश्व जल दिवस सम्मेलन ये अभी नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, तो अभी के सारे इंपॉर्टेंट समिट्स मैंने आपको रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ये भारत का सबसे बड़ा वस्त्र यानी कि टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बन गया है। वित्त वर्ष 2024-25 की हम बात करें तो इसने जो टोटल निर्यात किया है, एक्सपोर्ट किया है, वो कितने अमाउंट का है? $7,997.17 मिलियन का रहा है। और पिछले 4 सालों से देखेंगे तो 29% से ज्यादा की इसमें वृद्धि हुई है। तो टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र निर्यात के मामले में हम बात कर रहे हैं भारत से, तो तमिलनाडु पहले स्थान पर है। वित्त वर्ष 2024-25 की है ये बात, तो पहले स्थान पे तमिलनाडु है, दूसरे पे गुजरात है और तीसरे पे महाराष्ट्र है। भारत में अगर टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो उसमें जो तमिलनाडु की हिस्सेदारी है लगभग 22% है, तो इस कारण से तमिलनाडु टॉप पर है। अब बात तमिलनाडु की है तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। देखो उसकी कैपिटल क्या होती है? चेन्नई होती है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन, गवर्नर है RN रवि। यहाँ का राजकीय पक्षी नीलगिरी ताहर हो गया, पक्षी है एमरोल्ड डोव, वृक्ष है ताड़ का पाम ट्री, पुष्प है ग्लोरियोसा लिली। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, गुंडई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क है यहाँ पे। और यहाँ का शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस भरतनाट्यम है। 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पे, कुडनकुलम और कल्पक्कम। तमिल जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा बनी थी। तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू त्योहार मनाया जाता है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। कुछ फेस्टिवल्स की बात करें तो पोंगल हो गया, जल्लीकट्टू हो गया, थाईपुसम हो गया, आदि पेरक्कू हो गया, चित्थरराई महोत्सव हो गया, हेताई अम्मान महोत्सव हो गया। उसके अलावा डीप टेक स्टार्टअप नीति को शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य तमिलनाडु है। तमिलनाडु ने नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में स्थित अरियूर शोला वन में राज्य का पहला डार्क स्काई पार्क स्थापित किया। और अभी तमिलनाडु के एक सरकारी स्कूल के 13 छात्रों ने 600 ग्राम के विक्कोसेट 1 मिनी सैटेलाइट को बनाया है और अभी से हीलियम बैलून के द्वारा 22 किलोमीटर की ऊंचाई तक सफलतापूर्वक इन्होंने लॉन्च किया था। तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे को भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने की मंजूरी दी। और डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट VO चिदम्बरनार पोर्ट है तमिलनाडु का। और ये पोर्ट एक और कारण से न्यूज में था, अभी भारत का पहला एंटी ड्रोन बंदरगाह भी बन गया है ये VO चिदम्बरनार बंदरगाह तमिलनाडु में। 2025 के लिए भी जो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ना, R वेर्रामुत्तु को मिला, वो तमिलनाडु से है, तमिल भाषा के लिए मिला। अभी फ्लोटिंग लिडार बॉय सिस्टम की हमने बात करी थी, पूरा डिटेल में मैंने आपको समझाया था। तो इसका परीक्षण कहां पर किया गया था? तमिलनाडु के मुट्टम बीच के पास में इसका परीक्षण किया गया था। और इसको विकसित किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई ने। लिडार की फुल फॉर्म देख लेना भैया, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और वैसे मीनाक्षी मंदिर बड़ा फेमस है, कई बार एग्जाम में आता है, तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है। और किस नदी के किनारे है? तो वैगई नदी के किनारे है। तो तमिलनाडु से ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी मार्च में ही
विक्रम दुर्रे स्वामी को किस देश में भारत का अगला राजदूत एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा यहाँ पे चाइना। तो सिंपल सा प्रश्न है, विक्रम दुर्रे स्वामी, इनको अभी चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वे प्रदीप कुमार रावत का स्थान लेंगे और अभी तक वो ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर हैं। वैसे इस तरह के प्रश्न मैं आपको ज्यादा नहीं करवाता एम्बेसडर वाले, लेकिन जो हमारे पड़ोसी देश हो गए या कुछ हमारे बहुत ज्यादा खास मित्र देश हैं या इंपॉर्टेंट देश हैं, तो वहां पे अगर इस तरह का अपॉइंटमेंट आता है वो तो हमें एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार प्रश्न बन जाता है। तो ये चीन का था, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। विक्रम दुर्रे स्वामी का नाम याद रखेंगे। एम्बेसडर और हाई कमिश्नर कुछ अलग अलग नहीं होता, बस नाम का फर्क है। नाम इसलिए आप ऐसा ध्यान रखो कि ब्रिटेन में या जो भी देश कभी ना कभी जिन पर ब्रिटेन ने राज किया था, तो वहां पे हम हाई कमिश्नर बोलते हैं और बाकी दूसरे देशों में हम राजदूत यानी कि एम्बेसडर बोलते हैं। बस इतना सा फर्क है। अब ये चाइना में नियुक्ति की है हमने इनकी, तो चाइना ले चलते हैं आपको। येरा मैप में चाइना, कैपिटल बीजिंग होती है। बीजिंग में आपको याद रखना है, एक तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय आपको बीजिंग में मिलेगा। करेंसी रेनमिन हो गई है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। आपको याद है एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी, जो कि चीन में बहती है, और चीन का जो शंघाई शहर है वो इसी के किनारे पर है। चीन का शोक हुआंगहो नदी को कहा जाता है। उसके अलावा चीन के यंताई पेंगलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2025 का प्रिक्स वर्सेल पुरस्कार दिया गया था। ये कौन देता है? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। 12वां वर्ल्ड गेम्स 2025 चीन के चेंगडू शहर में हुआ था। अब 29 में होगा, 2029 में 13वां एडिशन वो जर्मनी में होगा। दुनिया का पहला विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स भी हुए थे चीन के बीजिंग में। और पिछले साल जो SCO समिट हुआ था, 25वां एडिशन हुआ था, चीन के तियानजिन में हुआ था। और पिछले साल ही जो 11वां वुमेन्स हॉकी एशिया कप हुआ था, ये चाइना के हांगझाऊ में हुआ था। उसमें पहले स्थान पे चाइना था, फिर इंडिया था, फिर जापान रहा। गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट किस देश ने शुरू किया था? तो आंसर होगा चाइना ने। विश्व का पहला परमाणु प्रतिरोधी कृत्रिम द्वीप ये बनाएगा चाइना। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग बनाई है, उसका नाम है तियानशान शेंगली सुरंग, जिसकी लंबाई है 22.13 किलोमीटर। और YJ-20 एक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है और अभी इसका सफल परीक्षण किया था चाइना ने, और इसी का दूसरा नाम है ईगल स्ट्राइक 20। और चीन ने अगले 5 सालों में स्पेस बेस्ड AI डेटा सेंटर बनाने की भी घोषणा कर दी है। ठीक है, तो ये सारी बातें चीन से हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में चर्चा में रही टेराफेब परियोजना किन कंपनियों के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जाएगी? तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो एक ही मालिक की 2 कंपनियां हैं, टेस्ला और स्पेसएक्स। तो ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों मिलकर के ही इसको शुरू करेंगी या संचालन करेंगी। जानते हैं इसके बारे में। जो दुनिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति हैं या फिर टेस्ला के जो CEO हैं, मालिक हैं, एलन मस्क, इन्होंने भी टेराफेब नाम से एक नई चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की घोषणा की है। कहां पर स्थापित करेंगे? ये ऑस्टिन में, टेक्सास, अमेरिका के पास में। और क्या लक्ष्य रहेगा इनका? हर साल 1 टेरावाट यानी कि 1 ट्रिलियन वाट कंप्यूटिंग शक्ति के बराबर ये चिप्स बनाएंगे। और ये लगभग, अगर अंदाजन इन्होंने बताया कि लगभग अमेरिका की टोटल बिजली उत्पादन क्षमता के बराबर होगी। जो 1 टेरावाट है उसकी क्षमता इतनी है कि अमेरिका की जो कुल बिजली है, कि अमेरिका की जो कुल बिजली उत्पादन क्षमता है, ये उसके बराबर होगी। और इस प्रोजेक्ट को मिलकर के चलाएंगी टेस्ला और स्पेसएक्स। अच्छा, ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों आ रहे हैं इस फील्ड में वो? तो उनका कहना है कि दुनिया में चिप उत्पादन बहुत धीमा है। अभी जो मौजूदा सप्लायर हैं, सैमसंग हो गया, माइक्रोन टेक्नोलॉजी वगैरह, जो भी सप्लायर हो गए, उनकी जरूरत पूरी नहीं कर पा रही है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम अपने चिप का उत्पादन खुद करेंगे और फिर इन चिप्स का इस्तेमाल हम टेस्ला में करेंगे, स्पेसएक्स में करेंगे, जो चाहे जहां चाहे वो करेंगे। क्योंकि जो टेस्ला की कारें बन रही है, जो स्पेसएक्स में जो इनकी एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, इसमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर यानी कि चिप्स की ज़रूरत होती है। तो इस चिप्स को दुनिया इतना स्पीड से नहीं बना पा रही है, तो इन्होंने कहा कि हम खुद बनाएंगे। और कौन सी चिप बनाएंगे? तो ये भी बताया, AI5 यानी कि 5वीं पीढ़ी की AI चिप बनाई जाएगी यहाँ पर। कब बनाएंगे अभी इसका ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इन्होंने घोषणा कर दी है, तो न्यूज़ में है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए ये बातें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं। अभी फरवरी 2026 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर होगा अरुंधति रेड्डी ने। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फरवरी महीने के लिए। तो ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ
ये एक भारतीय ने जीता है, नाम है अरुंधति रेड्डी। वहीं आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुने गए, तो साहिबजादा फरहान इनका नाम है, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी है। बाकी आईसीसी की बात कर ले तो स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। सीईओ संजोग गुप्ता इस पद पर आने वाले दूसरे भारतीय और चेयरमैन है जय शाह। ठीक है, तो इसमें इतना ही है ध्यान रखने के लिए, सिंपल सा ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में सबसे तेज 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ाई का गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बना लिया, तो आंसर होगा भूपति राजू अनमिश वर्मा ने। तो भैया भारत के पर्वतारोही हैं भूपति राजू अनमिश वर्मा, और इन्होंने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करके एक नया गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने ये चुनौतीपूर्ण अभियान मात्र 92 दिन 4 घंटे और 45 मिनट में पूरा किया है। वैसे आपको बता दूं, ये भारत से विशाखापत्तनम में रहने वाले हैं। इन्होंने जो अपनी शुरुआत की थी वो 23 अक्टूबर 2024 को की थी। कहां से, माउंट एल्ब्रस से, जो कि रशिया की सबसे ऊंची चोटी है, या यूं कहूं कि यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और जो समापन इन्होंने किया था वो 23 जनवरी 2025 को किया था माउंट सेडले में। अब जो 7 ऊंची ज्वालामुखी चोटियों पे इन्होंने चढ़ाई की है वो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं कौन कौन सी है। एक है ओजोस डेल सलाडो, दक्षिणी अमेरिका की है। आप कह सकते हो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी भी यही है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का है। माउंट एल्ब्रस यूरोप का। माउंट दमावंद एशिया का। पिको डी ओरिजाबा उत्तरी अमेरिका में है। माउंट गिलुवे ओशिनिया का। माउंट सिडेली अंटार्कटिका। और इनके बारे में बताया गया कि इससे पहले भी ये कई बड़ी पर्वत चोटियों को फतेह कर चुके हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट को, अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो है, और साउथ अमेरिका की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एकांगुआ, उसे 2020 में ये फतेह कर चुके हैं। और अभी इन्होंने क्या कारनामा किया वो याद रखना है आपको, कि दुनिया की 7 सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटियों पर इन्होंने सबसे कम समय में चढ़ाई की है। और इस तरह से ऐसा करके इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और ये भारतीय हैं और दुनिया में ऐसा करने वाले ये पहले हैं। तो ये प्रश्न इस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि काकाडू अभ्यास 2026 का आयोजन अभी कहां पर किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। देखो, इसके बारे में आपको समझाता हूं, और यहां से किस किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए वो मैं आपको बताता हूं, तो आप वही याद रखें। देखो, अभ्यास काकाडू की हम बात कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। बहुराष्ट्रीय मतलब बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यह हर 2 साल में होता है, और आयोजन करने का उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देशों के बीच साझेदारी बढ़ाना और नौसैनिक तालमेल को मजबूत करना। 2026 में इसका 17वां एडिशन का आयोजन होता है। 2 से लेकर 31 मार्च 2026 तक अभी इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में ही। बहुत सारे देशों में भारत भी हिस्सा लेता है, तो भारतीय सेना ने हिस्सा लिया। और हमारी तरफ से कौन सा जहाज गया है, आईएनएस नीलगिरी ने इसमें हिस्सा लिया। अच्छा, यहाँ पे काकाडू शील्ड ट्रॉफी का भी आयोजन होता है, कुछ खेल होते हैं, तो उसको भी भारतीय टीम ने जीत लिया है, इतना सा ध्यान रखना। लगभग 19 देशों के 30 युद्धपोत ने इसमें हिस्सा लिया। तो भारत का कौन सा है, आईएनएस नीलगिरी। हर 2 साल में हो रहा है, 1993 से आयोजित किया जाए। तो देखो, यहाँ पे अभी तक इस प्रश्न से, इस टॉपिक से जो एग्जाम में प्रश्न आए वो 2 ही तरह के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। जो एक मैंने आपसे पूछा कि आयोजन कौन करता है, तो ऑस्ट्रेलिया, और भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया ये पूछा जाता है। तो अभी आईएनएस नीलगिरी का नाम आपको याद रखना है। अब याद रहेगा ना, हम आज मिलिट्री एक्सरसाइज वाला प्रश्न होता है तो मिलिट्री एक्सरसाइज ही रिवाइज कराता हूँ, लेकिन आज मैं आपको ऑस्ट्रेलिया लेकर के चलूंगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इसका आयोजन कर रहा है। तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल कैनबेरा होती है, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, और ग्रेट बैरियर रीफ भी आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में ही। कुछ पहले स्टैटिक प्रश्न बताता हूं आपको ऑस्ट्रेलिया से। ये दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, प्यासी भूमि का देश इसको कहते हैं। यहाँ की सबसे लंबी पर्वतमाला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियास्को है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ आपको यहाँ मिलेगा। डाउन्स घास के मैदान यहाँ पे पाए जाते हैं। गिब्सन मरुस्थल है, सिम्पसन मरुस्थल है, और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट आपको यहाँ मिलेगा। ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज होता है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ऑस्ट्रा हिंद भी होता है, और पिच ब्लैक एक्सरसाइज का आयोजन करता है ऑस्ट्रेलिया। मालाबार एक्सरसाइज होता ही है क्वाड देशों के बीच में, भारत ऑस्ट्रेलिया जापान यूएस के बीच में। कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न देखो। अब आपको ये तो याद ही होगा, ये 2 तो याद रखना प्रश्न। राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ ये शुरू हो गया है ऑस्ट्रेलिया में, और 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया था। मतलब सोशल मीडिया को बैन करने वाला सबसे पहला देश ऑस्ट्रेलिया ही रहा। उसके अलावा अभी याद रखना 2029 में जो 23वां वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स है ना, वो भारत होस्ट करेगा। भारत में भी कहा, गुजरात के गांधीनगर में होंगे। लेकिन
उससे पहले 2027 में इसका 22वां एडिशन हो जाएगा। कहां पर? परथ, ऑस्ट्रेलिया में। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भी 1 जनवरी 2026 से भारतीय उत्पादों पर जीरो ड्यूटी की घोषणा भी कर दी है। उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के पहले मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर हैं, अभी उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के सब अंटार्कटिक हर्ड आइलैंड पर जेंटू पेंगुइन H5 एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू से संक्रमित होने वाली पहली पक्षी प्रजाति बनी थी। बेलिंडा क्लार्क अवार्ड 2026 ये अभी दिया गया था एनाबेल सदरलैंड को। ठीक है, तो ये तो कुछ पॉइंट्स हो गए, ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में सरहुल महोत्सव ये कहां पर मनाया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा झारखंड में। तो सरहुल महोत्सव इंपॉर्टेंट महोत्सव होता है, एग्जाम में आता ही है। तो आप कह सकते हो सरहुल ये आदिवासियों का नया साल और वसंत ऋतु का त्योहार है। खासकर ये झारखंड और उसके आसपास के राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से झारखंड में। और सरहुल का मतलब क्या होता है? साल का वृक्ष होता है या उसे सखुआ भी कहते हैं, तो वहां पे उसकी पूजा की जाती है। ये सरहुल का मतलब होता है, साल वृक्ष की पूजा। तो जो आदिवासी लोग होते हैं वो साल के पेड़ की पूजा करते हैं। उनका मानना होता है कि इसमें जो सरना माँ है या सरना देवी है वो उनका वास होता है इस पेड़ में, तो इस पेड़ की वो पूजा करते हैं। ये देवी गांव को प्राकृतिक आपदाओं से बचाती है, ऐसा उनका मानना है। तो ये त्योहार सूर्य और पृथ्वी के मिलन का प्रतीक है। अच्छा, ये जो साल का पेड़ है ना, इसे मैंने आपको बताया सखुआ भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? शोरिया रोबस्टा। ये प्रश्न मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये 2 राज्यों का राजकीय वृक्ष है, एक तो झारखंड का है और एक छत्तीसगढ़ का है। ये भी आप ध्यान में रखें। तो सरहुल आप कह सकते हो प्रकृति, खेती और आदिवासी संस्कृति का त्योहार है जो इंसान और पर्यावरण के गहरे संबंध को दर्शाता है। अच्छा, एक आप बात यहाँ पे नोट डाल लेना कि जो सरहुल फेस्टिवल है, हमने कहा झारखंड या उसके आसपास के राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से झारखंड में। उसी तरह से कई जनजातियों के द्वारा इसको मनाया जाता है, लेकिन उनमें भी विशेष रूप से उराव जनजाति के लिए ये एक महत्वपूर्ण त्योहार होता है। मैं आपको बताऊं, ये प्रश्न देखो एग्जाम में पूछा गया है, आप देख सकते हो। सरहुल ये त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा था। तो ऑप्शन में आप देखोगे तो वैसे छत्तीसगढ़ भी ऑप्शन में दिया है, झारखंड भी दिया है। तो आपको क्या लगाना है? झारखंड, विशेष रूप से झारखंड इसका उत्तर भी माना गया है। और इसी तरह से जनजाति वाला भी पूछा गया है, किस जनजाति के द्वारा मनाते हैं? तो मुख्य रूप से उराव जनजाति के द्वारा। ठीक है, वैसे फेस्टिवल वाला प्रश्न है, कुछ फेस्टिवल्स में आपको रिवाइज कर रहा हूँ। एक हमने पढ़ा था बसोहली महोत्सव, 2025 में इसका आयोजन हुआ था जम्मू कश्मीर में, रामायण की थीम पर इसका आयोजन किया गया था। मारबत महोत्सव नागपुर महाराष्ट्र, नुआखाई फेस्टिवल उड़ीसा, पट्ट उत्सव जम्मू कश्मीर, कर्मा पूजा फेस्टिवल झारखंड, बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना, जांस्कर उत्सव लद्दाख, चराईचुंग महोत्सव असम में मनाया गया। 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हरियाणा के पंचकुला में। 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन किया गया था चंद्रभागा बीच, कोणार्क उड़ीसा में। और एक हमने पढ़ा था 44वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2025 में इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली के भारत मंडपम में, जिसमें पार्टनर कंट्री है यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और फोकस स्टेट ये झारखंड था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न की जगह झारखंड भी ले चलना पड़ेगा आपको। ये रहा मैं झारखंड। तो कैपिटल रांची है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार। राजकीय पशु हाथी हो गया, पक्षी है कोयल, वृक्ष है साल का, देखो आगे साल वृक्ष, पुष्प है पलाश का फूल, लोक नृत्य छऊ हो गया, पाइका हो गया। त्योहार में बात करोगे सरहुल हो गया, देखो सरहुल फेस्टिवल हमेशा मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। कर्मा पूजा फेस्टिवल, श्रावणी मेला भी यहाँ पे लगता है। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद कही जाती है। सेंट्रल कोल फील्ड का मुख्यालय आपको मिलेगा रांची झारखंड में ही। और कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी कराएं आपको रिवाइज यहाँ से। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संताली भाषा की ओल चिक्की लिपि में भारत का संविधान जारी किया था। और अभी झारखंड के जमशेदपुर में इस ओल चिक्की लिपि के शताब्दी समारोह का आयोजन भी किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति जी ने हिस्सा लिया था। याद रखना, ये लिपि जो है ओल चिक्की लिपि, इसके आविष्कारक कौन थे? पंडित रघुनाथ मुर्मू। 1925 में इन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया था। उसके अलावा ऑपरेशन मेगा बुर्रू नक्सल विरोधी अभियान है, झारखंड में इसको शुरू किया गया था नक्सलियों को खत्म करने के लिए। राजकीय ईट खोरी महोत्सव भी मनाया गया झारखंड के चतरा जिले में। अभी झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व ने वन्य जीवों और वनों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वन जीवी दीदी पहल शुरू की थी। 18वां सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 को जीता है झारखंड ने, हरियाणा को हरा के। झारखंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। भारत में माइनिंग, टूरिज्म, खनन, पर्यटन शुरू करने वाला पहला राज्य है झारखंड। और झारखंड का उदुआ झील को रामसर स्थल में शामिल किया गया, और इस तरह से ये झारखंड की पहली झील बन गई रामसर स्थल का दर्जा पाने वाली। ठीक है, तो सब बातें ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछे अभी हाल ही में विश्व टीबी दिवस 2026 की थीम क्या है। तो यूं ही पूछा टीबी दिवस कब मनाते हैं, थीम आपसे पूछी है, तो आंसर हो जाएगा यस वी कैन एंड टीबी। हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। तो हर साल आपको पता है 24 मार्च को ही हम वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाते हैं। अच्छा, 24 मार्च को ही क्यों मनाते हैं? तो एक्चुअली में 24 मार्च 1882 में 1882 में रॉबर्ट कॉच नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने टीबी के जीवाणु, टीबी के बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसकी खोज की थी। इसीलिए 24 मार्च को ही हम वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाते हैं। उद्देश्य है टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाना। टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस। और थीम मैंने आपको बता दी, यस वी कैन एंड टीबी लीड बाय कंट्रीज पावर्ड बाय पीपल। हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं देशों के नेतृत्व में लोगों की शक्ति से। अब इतना ही नहीं, इसके बाद में ये 2 बातें आपको और याद रखनी पड़ेगी कि अभी हमने ये 45वां जो वर्ल्ड टीबी डे मनाया, ये हमने कहां पर मनाया, ये प्रश्न आ जाएगा तो क्या करोगे? तो आंसर करना मणिपुर में। और इसी अवसर पर 100 दिवसीय 100 डेज का टीबी मुक्त अभियान भी हमने शुरू किया है। तो इस अभियान को शुरू करने का उद्देश्य वही है, टीबी मरीजों की पहचान को बढ़ाना है, समय पर इलाज सुनिश्चित करना है, लोगों में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, तो प्रश्न आ सकता है कितने दिनों का हमने ये टीबी मुक्त अभियान शुरू किया? 100 दिनों का। कहां से? मणिपुर से ही, क्योंकि मणिपुर में ही इसका आयोजन किया गया हमने। और वैसे अभी तक भारत का जो लक्ष्य था टीबी को खत्म करने का, वो 2025 तक था, नहीं कर पाए। तो इसका जो वैश्विक लक्ष्य है 2030, तो फिर हमने भी अभी तक, जब तक कोई नया टारगेट घोषित नहीं हो जाता, फिर हमारा नया टारगेट वही है, फिर अभी तक 2030 ही मानेंगे। ठीक है, अब डे वाला प्रश्न है। कल मैंने आपको डेज रिवाइज नहीं करवाए थे, चलो आज रिवाइज कराते हैं, क्योंकि मार्च में बहुत सारे डेज है तो बार बार हमें रिवाइज करना पड़ेगा। तो 1 मार्च को 3 दिवस थे। शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस के रूप में मनाया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 4 मार्च को ही विश्व मोटापा दिवस। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 9 मार्च को कॉमनवेल्थ डे। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस। 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस और 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस। 18 मार्च को वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस। 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। 20 मार्च को विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस। 21 मार्च को ये 6 दिन मनाए थे। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व कठपुतली दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस और नस्लीय भेदभाव उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व ग्लेशियर दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 22 मार्च को बिहार दिवस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया था। ठीक है, तो ये मार्च के सभी इंपॉर्टेंट डेज हो गए भैया। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी पीडीएफ और इनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज मॉक टेस्ट आपको फ्री में अवेलेबल होता है अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, अभी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? 13वें स्थान पर है भारत। फिर पूछा स्काई ट्रैक्स की सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की रैंकिंग में टॉप 30 में शामिल एकमात्र भारतीय एयरपोर्ट कौन सा है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर पूछा थाईलैंड के अभी फिर से प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो अनुचित चारणविराकुल को। फिर पूछा जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? सुदर्शन पटनायक को। फिर पूछा रिलीफ योजना 2026 को किसने शुरू किया? वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने। और गुरुग्राम में गैस एटीएम या भारत का पहला एलपीजी एटीएम किस कंपनी ने शुरू किया? बीपीसीएल ने। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन ये कहां पर किया जा रहा है? तो आंसर होगा इम्फाल में, मणिपुर के इम्फाल में। फिर अगले में पूछा विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2026 की थीम क्या है? तो आंसर होगा ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो। फिर आपसे पूछा था एक बुक आई है करुणा द पावर ऑफ कंपेशन, इसको किसने लिखा? तो आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी ने। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था अभी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में टॉप पर कौन रहा? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे त्रिपुरा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। आज का आपका होमवर्क प्रश्न